अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थायराइड न्यूप्लाज्म। ठीक है, अब न्यूप्लाज्म तो हमें पता है न्यूप्लाज्म किसे कहते हैं, न्यूप्लेजिया या न्यूप्लाज्म। मतलब कि अगर हमारे पास ग्रोथ होगी अनकोऑर्डिनेटेड वे में, इवन आफ्टर सिजेशन ऑफ सिग्नल हमारे पास ग्रोथ होती जा रही है, तो उसको आप न्यूप्लेजिया या न्यूप्लाज्म कहोगे। ठीक है। अच्छा, अब जो ट्यूमर होता है या न्यूप्लाज्म जो होता है वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या तो हमारे पास बिनाइन होता है या तो मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, बिनाइन को मेनली हम एडिनोमा कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थायराइड की बात करें। ठीक है, मैलिग्नेंट जो होते हैं उनको हम कार्सिनोमा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और जो बिनाइन होता है ना, इसमें मेनली हमें नोड्यूल्स वगैरह नज़र आते हैं, एक या मल्टीपल नोड्यूल्स भी नज़र आ सकते हैं और सिंगल नोड्यूल्स भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप नॉर्मली बात करो ना, तो ये अब हम लोगों ने अभी कोई कैंसर स्टार्ट नहीं किया, मतलब हम लोगों ने बिनाइन या मैलिग्नेंट की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ जनरली न्यूप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं थायराइड के। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास सॉलिटरी नोड्यूल है ना, सॉलिटरी नोड्यूल है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉलिटरी नोड्यूल जो होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो मेटास्टेसाइज कर जाए। ठीक है, सॉलिटरी नोड्यूल, एक सिंगल नोड्यूल जो होता है उसकी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो मेटास्टेसाइज कर जाए। ठीक है, अब ये थायराइड कार्सिनोमास जो होते हैं ना, ये मेनली मेल में ज़्यादा कॉमन होते हैं। और किस एज में कॉमन होते हैं? 20 से कम और 70 साल से ज़्यादा मेल में कॉमन होते हैं। मतलब कि 20 साल से कम जो मेल होंगे ना उनमें, और 70 साल से ज़्यादा जो एजड लोग होते हैं उनमें हमारे पास कॉमन होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो लोग होते हैं ना उनकी कोई रेडिएशन की हिस्ट्री होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये तो हम लोगों ने कह दिया कि सॉलिटरी नोड्यूल जो होता है वो हमारे पास उसकी मोर प्रोबेबिलिटी होती है टू गेट दी मेटास्टेसिस। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर सॉलिटरी नोड्यूल है, ठीक है, और उसकी जो है वो आयोडीन अपटेक जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो उसको आप कोल्ड नोड्यूल कहते हो। ठीक है, अब कोल्ड नोड्यूल जो होता है वो ज़्यादा मेटास्टेसाइज कर सकता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू हॉट नोड्यूल। हॉट नोड्यूल कैसे कहते हैं कि हमारे पास कोई नोड्यूल हो और उसमें हमारे पास आयोडीन की जो अपटेक है वो बहुत ज़्यादा हो, तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज हॉट नोड्यूल। और हॉट नोड्यूल में हमारे पास जो मेटास्टेसिस की या मेलिग्नेंसी की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, चांसेस कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम कैंसर्स पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग बिनाइन कैंसर्स कर लेंगे। ठीक है, बिनाइन जो न्यूप्लाज्म्स हैं, ठीक है, ट्यूमर्स जो हैं, फिर इसके बाद हम लोग मैलिग्नेंट पे चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बिनाइन में हमारे पास जो वो है ना थायराइड न्यूप्लाज्म, उसको हम एडिनोमा कहते हैं। ठीक है, एडिनोमास। ठीक है। अच्छा, अब ये बिनाइन है। ठीक है, इस बिनाइन है और इसमें जो मेनली जो होता है ना, वो जो फॉलिकल का एपिथेलियम नहीं होता, फॉलिकुलर एपिथेलियम, वो इन्वॉल्व होता है, उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग सारा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया कि फॉलिकुलर एपिथेलियम इन्वॉल्व है, उसकी ओवर स्टिमुलेशन या ओवर प्रोलिफरेशन हो जाती है। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस पे आते हैं। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास जो ये TSH सिग्नलिंग पाथवे होता है ना, TSH सिग्नलिंग पाथवे, मतलब क्या होता है कि TSH रिलीज़ होता है, TSH जाके TSH रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है, उसके साथ कंबाइन होने के बाद हमारे पास G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद जो है हमारे पास, मैं ऑलरेडी जो पिट्यूटरी ग्लैंड की वीडियो थी ना, तो उसमें मैं बता चुका था ये वाला प्रोसेस, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाला प्रोसेस। तो क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि अल्फा की एक्टिविटी जो होती है वो हमारे पास कंट्रोल होती है बाय जीन, जिसको हम कहते हैं ग्नास जीन। ठीक है, ग्नास जीन, और ग्नास जीन किस एंजाइम की एक्टिवेशन करता है? GTPase की एक्टिवेशन करता है, जिसकी वजह से GTP जो होता है वो GDP में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास हम लोगों ने कह लिया कि TSH सिग्नलिंग पाथवे जो होता है उसकी म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? थायराइड ऑटोसोमी। ठीक है, थायराइड ऑटोसोमी क्या होता है कि हमारे पास TSH नहीं भी होता, उसकी एब्सेंस में भी हमारे पास थायराइड की हार्मोन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, थायराइड ग्लैंड की, सॉरी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हॉट नोड्यूल्स। एडिनोमा में हमें मेनली हॉट नोड्यूल्स नज़र आते हैं। ठीक है, हॉट नोड्यूल्स नज़र आते हैं। ठीक है, अब हॉट नोड्यूल्स का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें आयरन की अपटेक बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली अब आयरन की अपटेक ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास T3 और T4 भी ज़्यादा बनेंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास म्यूटेशन होती है रास की। ठीक है, अब रास की जो म्यूटेशन होती है ना, रास जीन की म्यूटेशन ना, तो वो हमारे पास मेनली बनाते हैं नॉन फंक्शनल एडिनोमास। ठीक है, नॉन फंक्शनल एडिनोमास। अब नॉन फंक्शनल एडिनोमास जो होते हैं ना, वो मेनली क्या करते हैं, उसमें हमारे पास T3 और T4 का लेवल जो होता है वो
ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, और वो कोल्ड नोड्यूल होते हैं, ठीक है। वो कोल्ड नोड्यूल का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दे हैव मोर चांसेस टू बिकम मैलिग्नेंट, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनेसिस दोबारा बता देता हूँ। एक हमारे पास जो TSH सिग्नलिंग पाथवे होता है उसमें म्यूटेशन होती है, इसके अलावा थायराइड ऑटोनोमी होती है, इसके अलावा हॉट नोड्यूल्स होते हैं और रास की म्यूटेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिनोमा, ठीक है। अब जब आप मॉर्फोलॉजी की बात करते हो तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपको नोड्यूल्स जो नज़र आते हैं ना, वो मेनली हमें सॉलिटरी नोड्यूल्स नज़र आते हैं, ठीक है। एडिनोमा में मेनली जो नोड्यूल्स होते हैं वो अकेले सिंगल नोड्यूल होते हैं, सॉलिटरी नोड्यूल होता है, और वो जो होते हैं ना वेल डेवलप्ड होते हैं और वेल सर्कमसाइज्ड होते हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड होते हैं और वेल सर्कमसाइज्ड होते हैं। कैप्सूल जो होती है उसकी प्रॉपर कैप्सूल होती है, ठीक है। अच्छा, कैप्सूल प्रॉपर हो गई, ठीक है। ये तो हमने कुल ग्रॉस कह लिया कि सॉलिटरी है, वेल डिवेलप है, कैप्सूल प्रॉपर है, कैप्सूल इंटैक्ट नहीं, कैप्सूल जो है वो बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली जब आप देखते हो ना इसमें, तो आपको क्या नज़र आता है? सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म फॉलिकल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एडिनोमा में फॉलिकल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंटेन कोलाइड है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इंडोक्राइन एटीपिया नज़र आते हैं। इंडोक्राइन एटीपिया मतलब कि हमारे पास जो फॉलिकल्स होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे एटिपिकल साइंस भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमें हर्टल सेल्स जो होते हैं जो हाईली यूसिनोफिलिक होते हैं और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें जो हम लोगों ने ग्रेव्स डिजीज़ में पढ़े थे ना, तो वो चीज़ें भी हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एक तो मैंने कह दिया कि फॉलिकल्स जो होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, इसके अलावा हमें एंडोक्राइन एटीपिया नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हर्टल सेल्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें पेपिलरी प्रोसेसेस भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेपिलरी प्रोसेसेस होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास वो नहीं होते हैं, फाइब्रोवास्कुलर कोर नहीं होता, क्योंकि फाइब्रोवास्कुलर कोर मेनली पेपिलरी कार्सिनोमा में हमें नज़र आता है, ठीक है। इसके अलावा हमें जो है ना कैप्सूल जो होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैप्सूल जो होती है वो लॉस नहीं होती, इंटीग्रिटी उसकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इंटैक्ट होती है, ठीक है, बची हुई होती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप डिफ्रेंशिएट करो ना कि हमारे पास जो फॉलिकुलर एडिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा में क्या डिफरेंस है ना, तो फॉलिकुलर एडिनोमा जो होता है उसमें कैप्सूल होती है और जो फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है उसमें कैप्सूल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एडिनोमा जो होता है ना, वही है कि एडिनोमा जो होता है ना, मेनली जो पेशेंट्स होते हैं ना वो बहुत साल तक जो होते हैं ना, मतलब पेनलेस होते हैं, ठीक है। मतलब उनको सिर्फ नोड्यूल्स फील हो रहे होते हैं, ठीक है। नोड्यूल सॉलिटरी या एक नोड्यूल